चलिए मंगलाचरण करते हैं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसागुणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणे मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। हमारा स्वाध्याय तत्वार सूत्र जी नामक महान ग्रंथ के ऊपर चल रहा था, जिसको आचार्य उमा स्वामी जी ने लिखा है। हमारी चर्चा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही मोक्ष मार्ग है, यहाँ से प्रारंभ हुई थी। और आचार्य देव ने प्रथम के 8 सूत्रों में सम्यक दर्शन की पूरी चर्चा करी। 9वें सूत्र से वो सम्यक ज्ञान की चर्चा को प्रारंभ कर रहे हैं, सम्यक ज्ञान की चर्चा को। तो अपनी सम्यक दर्शन पे पूरी चर्चा हो चुकी है 8वें सूत्र तक। अपन पूरा तो रिवाइज नहीं करेंगे, लेकिन अपन शॉर्ट में जो 7वां सूत्र है और 8वां सूत्र है, इसको अपन लोग रिवाइज करते हैं और फिर अपन डायरेक्ट अपने 9वें सूत्र की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है? चलिए, हाँ, 6वें, 7वें और 8वें इन तीनों सूत्रों में क्या बता रहे हैं आचार्य देव? 6वें, 7वें और 8वें सूत्र में क्या बता रहे हैं? हाँ, उनके जानने के उपाय बता रहे हैं, अधिगम के उपाय बता रहे हैं कि सम्यक दर्शन आदि को, सातत्व आदि को आप विशेष कैसे जान सकते हैं? क्यों जानना है अपन को इनको? क्यों जानना है? ऐसे एग्जाम देने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी जान लेंगे तो। हाँ, ये बोलिए ना कि अगर इनको जानेंगे नहीं तो इनका श्रद्धान कैसे करेंगे? और इनके सच्चे श्रद्धान का नाम ही क्या है? सम्यक दर्शन है। वो दूसरे सूत्र में का तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन, इसलिए उनका श्रद्धान करने के लिए अपन इनको जान रहे हैं। अब उनको जानने के उपाय क्या क्या है? तो आचार्य जी ने सबसे पहले 6वें सूत्र में बोला, 6वें सूत्र में बोला प्रमाण नए रतिगमाः, प्रमाण और नए के माध्यम से इनको जाना। ठीक है? प्रमाण मतलब वस्तु के संपूर्ण अंशों को जो ज्ञान ग्रहण करता है उसको प्रमाण ज्ञान कहते हैं। और नए ज्ञान मतलब वस्तु के एक अंश को जो ग्रहण करता है उसे नए ज्ञान कहते हैं। ठीक है? आप ऐसे भी जान सकते हो। 7वें सूत्र में क्या बोला? सूत्र बोलिए। कितनी चीजें इसमें? 6 चीजें। इन 6 चीजों के माध्यम से भी आप सम्यक दर्शन आदि को जान सकते हो। तो क्या क्या है वो भी? निर्देश, स्वामी, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान। ठीक है? निर्देश मतलब परिभाषा या फिर उस वस्तु का नाम मात्र कथन करना। स्वामी, उस वस्तु का स्वामी कौन है? साधन, कृषिवादी साधन मतलब उस वस्तु की उत्पत्ति के कारण। अधिकरण,
उस वस्तु का आधार क्या है, स्थिति उस वस्तु की काल मर्यादा क्या है, और विधान उस वस्तु के भेद का क्या है। ठीक है, तो आप इन 6 की 6 चीजों को किसी भी एक वस्तु पर घटाइए तो आपको उसका विशेष ज्ञान हो जाएगा। अब जैसे 7वें सूत्र में ये 6 चीजें बताई, 8वें सूत्र में कितनी चीजें बताई, 8 चीजें बताई। पहले सूत्र बोलिए। सत संख्या छेद स्पर्शन कालांतर भावाल बहुपैश्च। ठीक, कितनी चीजें इसमें, 8। कौन कौन सी, सत संख्या छेद स्पर्शन काल अंतर भाव और अल्पभाव। 8 याद है? अच्छा चाचा 8 याद हो गई है सूत्र में, फिर से बोले। सत संख्या छेद स्पर्शन काल अंतर भाव और अल्पभाव। ठीक है, बहुत अल्प बहुत ये है। ठीक है, 8 चीजें ये। अब इनका मतलब पता है क्या क्या होता है। सत नाम से क्लियर है। सत मतलब उस वस्तु का अस्तित्व कहना कि ये ब्लैक बोर्ड है, इसको कहते हैं सत कहना। संख्या उसके भेदों की गिनती करना। जैसे सम्यक दर्शन में संख्या कैसे घटित होगी, 2 भी है, 3 भी है, 10 भी है। ठीक है, तो ऐसे जितने आप भेद बना सकते हो उनके भेदों की संख्या क्या कहलाती है, संख्या। क्षेत्र मतलब उसका वर्तमान का निवास क्षेत्र। ठीक है, इस ब्लैक बोर्ड का क्षेत्र क्या है, सीमित रचनालय, स्वातः भवन, या फिर ये वाला क्षेत्र कह लीजिए, है ना। तो ये सब कुछ उसके किस में आ जाएगा, क्षेत्र में। और स्पर्शन में क्या आएगा फिर, उसके तीनों कालों का निवास क्षेत्र। मतलब इस ब्लैक बोर्ड के परमाणु पहले कहीं और किसी देश में रहे होंगे तो वो उसका स्पर्श में आ जाएगा, और उसके पहले भी वो कहीं पर ऊर्ध्वलोक में रहे होंगे, अधोलोक में रहे होंगे, तो वह परमाणु जहां जहां भी रहे वो सब कुछ उसके किस में आ जाएगा, स्पर्शन में आ जाएगा। वो जहां जहां भी स्पर्श कर गया है। ठीक है, तो क्षेत्र और स्पर्श में अंतर क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है, बहुत बढ़िया। क्षेत्र वर्तमान वाला निवास क्षेत्र, उस वस्तु का वर्तमान निवास क्षेत्र, और स्पर्शन तीनों कालों का उसका निवास क्षेत्र। क्लियर है? ठीक है, काल उसकी स्थिति मर्यादा, अंतर एक जन मैं टेस्ट करते हैं। बहुत अच्छा। 2 समान पर्यायों के बीच में जो विरह काल हुआ उसको क्या कहते हैं, अंतर कहते हैं। भाव स्वभाव, ठीक है, आपके परिणाम। और अल्प बहुत्व उसमें कम ज्यादा का भेद करना। ठीक है, ये इससे ज्यादा है, ये उससे कम है, ऐसा भेद करना किसमें आता है, अल्प बहुत्व में आता है। जैसे जीव पे घटित कौन करके दिखाएगा, अल्प बहुत्व, जीव में अल्प बहुत्व। हाँ समझा। ठीक है, तो जैसे अगर एक इंद्रिय जीव ज्यादा है, पंचेंद्रिय जीव कम है, तो ये जो अपन ने एक इंद्रिय जीव ज्यादा है, पंचेंद्रिय कम है, ऐसा ही कम ज्यादा का भेद किया ना, इसको कहा जाता है अल्प बहुत्व। अल्प मतलब कम, बहुत्व मतलब ज्यादा। तो ये जो कम ज्यादा का भेद अपन ने जीव में किया, इसको कहा जाता है अल्प बहुत्व। समझ में आया? रूपा भी समझ में आ गया? अल्प बहुत्व नहीं आया फिर से पूछिए ना। फिर अल्प बहुत्व मतलब जैसे अपन जीव द्रव्य में ये सारे भेद घटित कर रहे हैं, ठीक है, तो जीव में अल्प बहुत्व कैसे घटित करेंगे, जीव की संख्याओं में कम ज्यादा कैसे देखेंगे। जैसे मनुष्य सबसे कम होते हैं, ठीक है, मनुष्य गति के जीव सबसे कम होते हैं,
उनसे असंख्यात गुने नारकी जीव होते हैं, उनसे असंख्यात गुने वीर होते हैं और उनसे अनंत गुने त्रियंश जीव होते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कौन से जीव होते हैं? त्रियंश होते हैं। सबसे कम कौन से जीव होते हैं? मनुष्य होते हैं। तो ये जो हमने कम ज्यादा का भेद किया ना कि मनुष्य सबसे कम, त्रियंश सबसे ज्यादा, इसको कहा जाता है अल्प बहुत। हाँ ये सिर्फ 6 द्रव्यों में घटित होगा कि सिर्फ जीव द्रव्यों में घटित होगा? सब पे घटित होगा। तो धर्म द्रव्य या आकाश द्रव्य में कैसे घटित होगा? क्या ये वाला सूत्र अल्प बहुत वाला मतलब सारे के सारे भेद। देखिए टीकाओं में सिर्फ जीव द्रव्य पे घटित करके आचार्य देवों ने दिखाया है इसको, लेकिन चूंकि उत्थानिका में ये बात लिखी उन्होंने कि ऐसे ही आप जीव तत्व आदि सभी पर, सम्यक दर्शन आदि सभी पर ये घटित कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि धर्म द्रव्य पे ये अल्प बहुत घटित हो, क्योंकि धर्म द्रव्य में आप अल्प बहुत कैसे घटाएंगे? वो तो एक ही है। और उसके भेद क्या होते हैं, संख्या कैसे बताएंगे उसकी? वो भी एक ही है। ठीक है, तो ठीक है ना, उसमें चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि उसको वैसा विशेष जानने की अपन को आवश्यकता नहीं, और ये उसको विशेष जानने के उपाय चल रहे हैं। किसी भी द्रव्य को, किसी भी तत्व को विशेष जानने के तो ये उपाय है ना, अधिगम के उपाय है ना। अब लेकिन उसमें वैसा विशेष है ही नहीं, तो आप कैसे जानेंगे? अल्प बहुत का भेद उद्गल में बन जाएगा, जीव में बन जाएगा, लेकिन बाकी जो द्रव्य एक है उनमें आप अल्प बहुत का भेद बना ही नहीं सकते, तो उनमें वो विशेष है ही नहीं, तो अपन कैसे जानेंगे? ठीक है, तो उसमें वो भेद नहीं बनेगा। समझ में आया? ठीक है, तो ये विशेष जानने के मात्र उपाय है। बढ़े आगे, क्लियर है? चलिए मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, अब किसी को डाउट हो तो अपन बाद में लेंगे। 8वें सूत्र तक सम्यक दर्शन की पूरी चर्चा कंप्लीट हो गई। अब 9वें सूत्र से किसकी बात आएगी? सम्यक ज्ञान पे चर्चा प्रारंभ होगी। सम्यक ज्ञान का प्रथम ही सूत्र मतलब 9वां सूत्र आचार्य कौन सा लिखते हैं? साथ में बोलिए फिर से, क्या बताया यहाँ पर? 5 प्रकार के सम्यक ज्ञान बताए। क्या बताए? 5 प्रकार के सम्यक ज्ञान बताए। कौन कौन से? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापर्यय ज्ञान और केवल। चलिए, तो मति और श्रुत ज्ञान से प्रारंभ करा था अपन ने कल। मति ज्ञान किसको कहते हैं? इंद्रिय और मन की सहायता से जो ज्ञान होता है उसे कौन सा ज्ञान कहते हैं? मति ज्ञान कहते हैं। जैसे मैंने इस चक्षु इंद्रिय से इस बोर्ड को देखा कि यह बोर्ड है, तो ये कौन सा ज्ञान हुआ? मति ज्ञान हुआ। और शुद्ध ज्ञान किसे कहते हैं? अच्छा, तो फिर वही वाले प्रश्न कल वाला आ जाइए वापस अपन को जहाँ से डिस्कशन चालू करना। अजय चाचा, शुद्ध ज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थ को विशेष रूप से जानने को शुद्ध ज्ञान कहते हैं। ठीक है, मति ज्ञान द्वारा ज्ञात पदार्थ को विशेष जानना कि ये ब्लैक बोर्ड सीमंदर जिनालय का है, इस पे इधर पे चौक से लिखा जाता है, इस पे अभी घड़ी बनी हुई है, ये सब कौन सा ज्ञान चल रहा है? शुद्ध ज्ञान के माध्यम से मैंने जाना। लेकिन ये जाना ना कि सीमंदर जिनालय में ये तो शुद्ध ज्ञान वाले चौक से लिखा जाता है, तो इंद्रियों के द्वारा ही जाना है, तो मति ज्ञान ही रहेगा। नहीं, तो सीमंदर जिनालय में वो भी मैंने उससे जाना, तो वो तो शुद्ध ज्ञान हुआ, सीमंदर मतलब विशेष जाना, ठीक है। लेकिन ये उसमें चौक से लिखा जाता है, लिखा घड़ी बनी हुई है, ये तो मति ज्ञान ही हुआ ना। नहीं, वो चक्षु इंद्रिय के द्वारा घड़ी बनी हुई है। जितना भी विशेष जानना होता है ना, वो सब कुछ शुद्ध ज्ञान के माध्यम से ही होता है। अब देखिए, मति ज्ञान से मैंने ये जाना कि ये बोर्ड है, सिंपल, बस इतना। लेकिन आपको चक्षु इंद्रिय से पता चला ना कि इसमें घड़ी बनी हुई है। चक्षु इंद्रिय के माध्यम से पता चला, लेकिन जो भी उसमें विशेष जानना होगा ना, वो सब कुछ शुद्ध ज्ञान के माध्यम
शुद्ध ज्ञान कहा जाए। समझ में आया? ऑलरेडी आपको इंद्रियों के द्वारा ज्ञान हो गया है, वो मति ज्ञान है। हाँ। आप विशेष ये जानोगे कि ये किस कंपनी का है, इसको कौन लेके आया, ठीक है। आप ऑडियो देख के बोल रहे हो, टच करके बोल रहे हो, मति ज्ञान में आ गया। लेकिन ये कहाँ किस लकड़ी से बना होगा, वो शुद्ध ज्ञान होगा। इंद्रियों को हटा के वो विशेष ज्ञान होगा, वो शुद्ध ज्ञान। नहीं, पहली बात तो ये आपके सामने है वो इंद्रियों का निमित्त है, और जो नहीं है वो विशेष जानना, जो इन्फॉर्मेशन आपके सामने अवेलेबल नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मति और शुद्ध ज्ञान, सुनिए, मति और शुद्ध ज्ञान दोनों ही इंद्रिय और मन के माध्यम से होते हैं, ठीक है। दोनों ही इंद्रिय और मन के माध्यम से होते हैं। अंतर क्या कि मति ज्ञान मतलब कि सामान्य ज्ञान, उसमें विशेष जानना नहीं हुआ, और इंद्रिय और मन के माध्यम से ही जो अपन को विशेष जानना होता है ना, उसको कहा जाता है शुद्ध ज्ञान। उपलब्ध और जो उपलब्ध नहीं है, उन दोनों ज्ञान से मिलाकर शुद्ध ज्ञान। हाँ, दोनों। क्योंकि यदि आप शुद्ध ज्ञान में से अगर आप वो इंद्रियों की सापेक्षता हटा दोगे, फिर तो वो परोक्ष ज्ञान कहलाएगा नहीं। उसको भी जानेगा, उपलब्ध को भी जान सकता है। और वो अनुपलब्ध जो आप जान रहे हो ना, वो भी आपने मन के माध्यम से स्मरण वगैरह से जाना, जिसका आपको पूर्व में मति ज्ञान हुआ। नियम जान लिया ना कि मति ज्ञान पूर्वक ही शुद्ध ज्ञान। हाँ, ये नियम है कि शुद्ध ज्ञान होगा तो मति ज्ञान पूर्वक ही होगा। और अच्छा ये बताइए, शुद्ध ज्ञान जो होगा वो मति ज्ञान पूर्वक ही होगा, लेकिन क्या मति ज्ञान के बाद शुद्ध ज्ञान होना आवश्यक है? सोचिए थोड़ा। शुद्ध ज्ञान जब होगा, शुद्ध ज्ञान जब होगा, मतलब विशेष जानना जब होगा, उसके पहले मति ज्ञान होना जरूरी है। लेकिन क्या मति ज्ञान के बाद शुद्ध ज्ञान होना जरूरी है? होता ही है 100%। सोच के बोलना। मति ज्ञान पूर्वक ही शुद्ध ज्ञान होता है, ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ। जब शुद्ध ज्ञान होगा उसके पहले मति ज्ञान होना चाहिए। मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या मति ज्ञान के बाद शुद्ध ज्ञान होना जरूरी है? क्या मैं मति ज्ञान पे नहीं रुक सकता? क्या मति ज्ञान पे मैं नहीं रुक सकता? शुद्ध ज्ञान करना ही पड़ेगा मुझे। मेरा सोच लीजिए आप लोग आराम से। जरूरी नहीं है, बंटी ज्यादा कह रहे हैं जरूरी नहीं है, मतलब मैं मति ज्ञान पे रुक सकता हूँ। गुरु भैया क्या लगता है? हाँ, स्वतः प्रकट नहीं। संगीत जो रहेगा उसको शुद्ध होगा ही होगा, बाकी तो नहीं होगा। नहीं, अगर उसमें प्रयोजन होगा तो शुद्ध ज्ञान होगा, अगर प्रयोजन नहीं है तो ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, प्रयोजन तो भी अगर अपन प्रयोजन की बात को हटा लें, सिंपल एक रूल बनाए कि क्या मति ज्ञान के बाद मैं रुक नहीं सकता, मुझे शुद्ध ज्ञान करना ही पड़ेगा। थोड़ा उदाहरणों पे घटित करिए, थोड़ा सोचिए। रस्सी और सांप का उदाहरण है जैसे। हाँ, जैसे मति ज्ञान पूर्वक अपन ने देखा कुछ है। हाँ, भ्रम हुआ। हाँ, सांप है कि रस्सी है। हाँ, अब अगर उसका विशेष बना जानना है, हाँ, तो फिर तो स्वयं वहाँ प्रकट हुआ। हाँ, अगर देख के निकल गए, हाँ, ये मतलब ही नहीं, तो मति ज्ञान हुआ। बिल्कुल सही। आप सोचिए। रास्ते में जब आप जा रहे हो, ठीक है, आप अपनी कार से जा रहे हो, बढ़िया कार चलाते हुए, और कितनी सारी कारें निकल रही हैं आपकी साइड से, आप बस उनका ज्ञान क्या कर रहे हो?
ये भी कार है, वो भी कार है, ये भी कार है, वो भी क्या कार है। सबका मति ज्ञान मात्र आपको हो रहा है, ठीक है। क्या आपने उनका विशेष जानना किया? नहीं किया। लेकिन एक कार थी जिसका एक्सीडेंट हो गया और आप उतरे, आपने पूरा देखा किसकी कार है, कौन बैठा था, किसको क्या लगी, तब आपने उसका शुद्ध ज्ञान किया। तो कितना ही ऐसा होता है कि अपन मति ज्ञान पे बस रुक जाते हैं, पर उसका विशेष जानना नहीं करते। तो मति ज्ञान के बाद शुद्ध ज्ञान हो ही हो ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन शुद्ध ज्ञान के पूर्व मति ज्ञान होगा ही होगा, ये जरूरी है। बोलिए। अभी तक मति शुद्ध ज्ञान हमने पढ़े, लेकिन ऐसे निकल जाते हैं। आज विशेष रूप से ठीक है, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान का भी सिर्फ मति ज्ञान ही कर रहे थे। ऐसा है जहाँ प्रयोजन है अपना वहाँ विशेष ज्ञान। हाँ जहाँ प्रयोजन नहीं है हाँ बिल्कुल। जब अपन ने अवग्रह आवाज धारणा पढ़ा था, याद है न्याय मंदिर में अवग्रह आवाज धारणा पढ़ा था, तो ये अवग्रह आवाज धारणा किसके भेद है? मति ज्ञान के हैं, मति ज्ञान के भेद है। तो अपन उस चीज को धारणा में बिठा के भी छोड़ देते हैं, उसका विशेष जानना नहीं करते। कितनी ही बार आपको ये याद रह जाएगा कि वो कार एक कार हमारे यहाँ से निकली थी, लेकिन आपको उसका कुछ भी याद नहीं, तो वो ऐसा भी बहुत बार हो जाता है। तो इसका मतलब ये मति ज्ञान के बाद शुद्ध ज्ञान हो ये जरूरी नहीं, लेकिन शुद्ध ज्ञान के पूर्व में मति ज्ञान होना जरूरी है। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है। दूसरा प्रश्न जो अपना कल रखा था, मैंने आप लोगों से प्रश्न ये करा था कि यदि मैंने इस ब्लैक बोर्ड का मति ज्ञान किया, अजय चाचा, अगर मैंने इस ब्लैक बोर्ड को मति ज्ञान में जाना, तो क्या मुझे इसी ब्लैक बोर्ड का शुद्ध ज्ञान करना पड़ेगा? बोलिए। सोचिए, कुछ पढ़ा है क्या आपने ऐसा कुछ कभी पहले कि जैसे मैंने इसको यदि मति ज्ञान से जाना कि ये ब्लैक बोर्ड है, तो मुझे इसका ही शुद्ध ज्ञान करना पड़ेगा, ऐसा जरूरी है क्या? हो सकता है क्या? अगर इसका विशेष बना जानना होगा तो हाँ। इसी ब्लैक बोर्ड का करना होगा। हाँ, और अगर इसका नहीं, इसको नहीं जानना मुझे, ऐसा हो सकता है क्या कि मैं इसको देखूं और कुछ और याद आ जाए? कुछ पढ़ा है क्या ऐसा आपने? क्या पढ़ा है आपने? प्रत्यभिज्ञान, है ना आप लोग? प्रत्यभिज्ञान याद आया थोड़ा थोड़ा? ये जो स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम, ये जो आपने न्याय मंदिर में पढ़े थे, ये किसके विशेष थे? किसके विशेष थे? ये मति और शुद्ध ज्ञान के ही तो विशेष थे। तो प्रत्यभिज्ञान में क्या होता है कि मैं ये ब्लैक बोर्ड देखता हूँ और मुझे अपने घर पे रखा हुआ ब्लैक बोर्ड याद आता है। मति ज्ञान मुझे इसका हुआ, शुद्ध ज्ञान मुझे उस ब्लैक बोर्ड का हो रहा है। ऐसा होना संभव है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसको मति ज्ञान से जाना उसका भी शुद्ध ज्ञान हो सकता है और उससे अन्य पदार्थ का भी शुद्ध ज्ञान हो सकता है। उसको पूर्व में देखा हुआ, हाँ, उसका पूर्व में मति ज्ञान हुआ होगा, क्योंकि शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक ही होगा। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? तो अपनी मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान की परिभाषा क्या बोलेंगे अब आप? शुद्ध ज्ञान की परिभाषा क्या बोलेंगे आप? मति ज्ञान के द्वारा ज्ञात पदार्थ के द्वारा उसी पदार्थ का या फिर अन्य पदार्थ का विशेष ज्ञान होना शुद्ध ज्ञान। ठीक है, मति ज्ञान द्वारा ज्ञात पदार्थ के द्वारा उसी पदार्थ का या फिर अन्य पदार्थ का विशेष ज्ञान होना शुद्ध ज्ञान। परिभाषा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ या ना बोल दीजिए। ज्योति चाची समझ में आया? पदार्थ लेंगे अपन। कैसा? पदार्थ या पदार्थ में अंतर कैसे? उसी पदार्थ का तो समझ में आता है, लेकिन अन्य पदार्थ बहुत सारे। हाँ बिल्कुल,
मुझे ब्लैक बोर्ड को देखकर अपने घर पे रखी चौक भी याद आ सकती है। वैसा दृश्य प्रत्यभिज्ञान, वैसा दृश्य प्रत्यभिज्ञान क्या था? वैसा सादृश्य नहीं, वैसा दृश्य मतलब ये वैसा ही है। वैसा दृश्य वो तो सादृश्य प्रत्यभिज्ञान। बड़े बाबा वैसा दृश्य, हाँ उस जैसी नहीं है ऐसा प्रत्यभिज्ञान। भूल गए किसको? हाँ, जैसे गाय को देखकर भैंस की याद आना। हाँ हाँ, ये भैंस गाय जैसी नहीं है। प्रत्यभिज्ञान के 4 भेद हुआ करते हैं। एकत्व प्रत्यभिज्ञान, सादृश्य प्रत्यभिज्ञान, वैसादृश्य प्रत्यभिज्ञान, प्रातियोगिक प्रत्यभिज्ञान। प्रत्यभिज्ञान मतलब भैया कि अपन ने प्रत्यक्ष में कोई एक चीज देखी और उसके द्वारा स्मरण में दूसरी वस्तु अपन को आ गई। ठीक है, जैसे आप अपना छाता लेकर आए और मुझे आपके छाते को देखकर अरे मैं अपना छाता तो घर पे भूल आया, ये याद आया, तो ये क्या कहलाता है? प्रत्यभिज्ञान। अब उस प्रत्यभिज्ञान के 4 भेद हुआ करते हैं। एकत्व, जैसे एक सेम टाइप का पेन अपन सबको मिला और आप अपने पेन यहाँ पे लगाए हुए हो और आपका पेन देखकर मुझे अपने उसी पेन का याद आया, वैसा ही कोई पेन होना चाहिए। ठीक है, तो क्या कहलाता है? एकत्व प्रत्यभिज्ञान। सादृश्य प्रत्यभिज्ञान मतलब एक गाय यहाँ से जा रही थी और अपने पास भी पहले गाय थी, अरे यार हमारी गैया कैसे लगा रही, तो वो क्या कहलाता है? सादृश्य, सेम। ओके, तीसरा वैसादृश्य, एक गाय जा रही है और अपन को अपनी भैंस की याद आ जाए, भैंस, ये हमारी भैंस इस गाय जैसी नहीं थी या फिर ये गाय हमारी भैंस जैसी नहीं है, उससे अलग है, भिन्न है, ये क्या कहलाता है? वैसादृश्य प्रत्यभिज्ञान। चौथा होता है प्रातियोगिक प्रत्यभिज्ञान। प्रातियोगिक में क्या करते थे अपन? तुलनात्मक होता था। जैसे आपने कोई बिल्डिंग देखी और उसको देखकर आप ऐसा प्रत्यभिज्ञान करो, ये वाली बिल्डिंग वो वाली बिल्डिंग से छोटी बड़ी है, इसमें ज्यादा कमरे हैं उसमें कम कमरे हैं, ऐसा जो आप उनको कंपेयर करते हो, इसको कहा जाता है प्रातियोगिक प्रत्यभिज्ञान। अब इसमें जान तो आप एक वस्तु को रहे हो, लेकिन विशेष जानना आपको दूसरी वस्तु का हो रहा है। वो वस्तु वैसी भी हो सकती है, वही की वही भी हो सकती है, उससे भिन्न भी हो सकती है, बिल्कुल संभव है। तो मति ज्ञान जिस वस्तु का हो उसका भी शुद्ध ज्ञान हो सकता है, उस जैसी वस्तु का भी शुद्ध ज्ञान हो सकता है, उससे भिन्न वस्तु का भी शुद्ध ज्ञान हो सकता है, प्रोवाइडेड कि पहले आपने उसका मति ज्ञान करा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो अपन को अपनी परिभाषाएं कुछ सुधारनी थी। आगे बढ़े, मति शुद्ध ज्ञान की फिर से बोलते हैं परिभाषा। मति ज्ञान के द्वारा ज्ञात पदार्थ से उसी पदार्थ का या फिर अन्य पदार्थ का विशेष ज्ञान करना शुद्ध ज्ञान कहलाता है। बड़े चलिए, जो है हाँ होता है ज्ञान में पढ़े सुने हुए में या पढ़े हुए में, हाँ, इसका तो हिंदू शुद्ध में माने क्या? हाँ हाँ या साथ हाँ, ठीक है। तो एक शब्द के कई मतलब होते हैं। हाँ, शुद्ध मतलब सुना हुआ वो अलग है। अगर आप शुद्ध, ये प्रश्न उठाया ठीक होगा कि शुद्ध का मतलब तो सुनना होता है, तो आचार्य देव ने बोला सुनना मत करना, वरना सिर्फ पंचेंद्रियों को ही शुद्ध ज्ञान होगा, क्योंकि वही बात सुन सकते हैं, जबकि मति शुद्ध ज्ञान तो सब चीजों को होता है।
हाँ बड़े मति शुद्ध ज्ञान क्लियर है, रूबी भाभी मति शुद्ध ज्ञान क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, तीसरा कौन सा ज्ञान है? अवधि ज्ञान। ओके, अब मति शुद्ध ज्ञान, हाँ असंगी को भी होता है, असंगी को भी होता है। मन नहीं है भाई, सिर्फ मन के द्वारा विशेष जानना नहीं होता। आप चक्षु से, स्पर्श से, इनसे भी तो विशेष ज्ञान करते हो ना। सिर्फ मन के द्वारा विशेष जानना थोड़ी होता है, अन्य इंद्रियों के द्वारा भी तो विशेष जानना होता है। स्पर्शन है, उनको भी विशेष जानना हो रहा है स्पर्श के द्वारा। आप जब छुई मुई को छूते हो तो वो तुरंत बंद हो जाती है, कैसे पता आपको उसको कि बंद होना है हमें? उसको जैसे ही आपके हाथ की हीट मिली, उसने हीट को एब्जॉर्ब किया और उसे लगा कि मुझ पे कोई संकट है, लगा मतलब अपन ये कह रहे हैं, उसको नहीं पता कि मेरे ऊपर संकट है, उसको ये पता है कुछ गर्म लगा और वो तुरंत से पड़ गई। विशेष जानने के बिना ये कैसे? पढ़े? ठीक है। और सोचिए सारे समाधान मिल जाएंगे आपको शास्त्र में। मति शुद्ध ज्ञान और अब आगे जो अपन अवधि मनोपर्याय और केवल ज्ञान पढ़ने वाले हैं, उनमें क्या अंतर है? मति शुद्ध ज्ञान और अवधि मनोपर्याय और केवल ज्ञान में क्या अंतर है? हाँ ठीक है। मति शुद्ध ज्ञान दोनों इंद्रियों और मन की सहायता से हो रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले जो अवधि मनोपर्याय और केवल ज्ञान है, ये बिना इंद्रिय और मन की सहायता से होते हैं। हाँ तो स्पर्शन तो है ना, स्पर्शन इंद्रिय जन्य विशेष ज्ञान होता है। अच्छा नहीं, आप ये बस समझिए कि मन के द्वारा ही अपन को विशेष जानना होता है, ऐसा थोड़ी होता है। प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा आपको विशेष जानना हो सकता है। हाँ, दोनों होना जरूरी नहीं है, एक एक इंद्रियों से भी विशेष जानना होता है। ठीक है, चलिए अवधि ज्ञान पे आ जाए। क्या होता है अवधि ज्ञान? कौन सी सुपर पावर है ये? जो निमित्त के बिना बहुत अच्छा। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा सहित जो ज्ञान रूपी पदार्थों को प्रत्यक्ष जानता है, उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। तो इसका सिंपल मतलब ये हुआ गुरुजा कि मैं यहाँ पर बैठे बैठे, अगर मुझे अवधि ज्ञान होता है तो मैं यहाँ पर बैठे बैठे मेरे घर में क्या चल रहा है उसको प्रत्यक्ष जान सकता हूँ। ये ऐसा ज्ञान है। लेकिन किन चीजों को? सिर्फ रूपी चीजों को, रूपी पदार्थों को। रूपी मतलब जिनमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए, उन्हीं चीजों को मैं प्रत्यक्ष जान सकता हूँ। प्रत्यक्ष मतलब बिना इन इंद्रियों की सहायता के, और बिल्कुल ऐसा कि जैसे मेरे हथेली पे रखा हो ऐसा साफ, ऐसा प्रत्यक्ष। ठीक है, इसको कौन सा ज्ञान कहते हैं? अवधि ज्ञान। आपको याद है अपन इसके 2-3 पेज पढ़े थे। 2 भी होते हैं, 3 भी होते हैं। 3 पेज याद है किसी को? कौन से 3 पेज होते हैं? देशावधि, कालावधि, सर्वावधि। और 2 कौन से पेज होते हैं? गुण प्रत्यय और भाव प्रत्यय। भाव प्रत्यय मतलब हाँ, जो कि
किसको होता है वो प्रत्यय? देवों को, नारियों को, तीर्थंकरों को। तीर्थंकरों को भी भोग प्रत्यय होता है, उनको जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है, ठीक है। और गुण प्रत्यय मतलब जो प्रकट करना पड़ता है, ठीक है, जो मुनि राजों को या फिर किसी अन्य को भी हो सकता है, वो अवधि ज्ञान, सम्यक दर्शन आदि गुणों के कारण वो प्रकट होता है। हाँ, ठीक है। तो अवधि ज्ञान में अब मैं विशेष नहीं जा रहा, आप इतना जान सकते हैं कि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा सहित जो रूपी पदार्थों को प्रत्यक्ष जान ले वो कौन सा ज्ञान कहलाता है? अवधि ज्ञान कहलाता है। क्या महाभारत में संजय बोले ठीक है, उस वो उनको अवधि ज्ञान होगा ये अपन नहीं कह सकते, मैं नहीं कहता, लेकिन वैसा ही कुछ कि रूपी पदार्थों को एक जगह मतलब अपन को वहां पे जाना ना पड़े, अपन को वो प्रत्यक्ष उधर पे आंखों से देखने ना जाना पड़े, यहीं पर बैठे बैठे उनका ज्ञान कर लें। संजय का जो ज्ञान वो प्रमाणित नहीं है। बड़े ये होता है अवधि ज्ञान। चौथा ज्ञान कौन सा होता है? मनोपर्यय ज्ञान। नाम से समझ में आ रहा है कि क्या होता होगा इसमें? कुछ आ रहा है? क्या होता है मनोपर्यय ज्ञान का? चाचा उसके मन में क्या चल रहा है, फिर अपने इंद्रियों के निमित्त के बिना ही जान सकते हैं कि उसके मन परिणाम कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है। अच्छा, बढ़िया, सही है। तो बढ़िया है कि तो मतलब मैं आपके मन की बात पहचान जाऊंगा और फिर अब्यूज करूंगा आप लोगों के खिलाफ, उसको ब्लैकमेल करूंगा आप लोगों को। इसलिए बस अपन को ऐसे विचार आते हैं ना, इसलिए अपन को मना पर्याय ज्ञान होता है। सबसे पहले मना पर्याय ज्ञान को सुनते हैं और अपन के मन में यही आता है ये अच्छा है। अपन को हो जाए एक बार, फिर सामने वाला अपने बारे में क्या क्या सोचता है, किसके बारे में क्या बोलता होगा, क्या सोचता होगा, ये सब अपन को पता लग जाएगा। इसलिए अपन जैसे लोगों को होता ही नहीं है मना पर्याय, होता है सिर्फ मुनि राज मना पर्याय, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि मुनि राज दूसरे के मन में स्थित जो रूपी पदार्थ है उनका बिना इंद्रिय और मन के माध्यम से ज्ञान कर लेते हैं कि उनके मन में कौन सी बात चल रही है, ठीक है। तो ये सिर्फ रिद्धिधारी महामुनि राजों को ही ऐसा मना पर्याय ज्ञान प्रकट होता है, अन्य किसी को नहीं। कौन सा? हाँ हाँ बिल्कुल जाए, आ जाए। अच्छा हाँ, यशोधर मुनि राज को श्रेणी राजा की मन की बात पता लग गई थी। इसका रूपी वाली जो बात है वो मैं आपको कल एक्सप्लेन करता हूँ, उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा कि उसमें रूपी पना कैसा आया, कि हमने जो विचार किया मारने का, उसमें रूपी पना क्या है, उस पर अपन कल चर्चा करते हैं, अभी बहुत ज्यादा समय हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, शॉर्ट में मना पर्याय ज्ञान के दो भेद याद है, ऋजुमति मना पर्याय ज्ञान और विपुलमति। इन दोनों में ज्यादा विशुद्ध कौन सा होता है? ऋजुमति की विपुलमति? विपुलमति मति ज्ञान ज्यादा विशुद्ध होता है। और छूट कौन सा सकता है? ऋजुमति छूट सकता है, विपुलमति केवल ज्ञान ही जाके मिलेगा, विपुलमति, ठीक है। तो विपुलमति मति ज्ञान मना पर्याय ज्ञान कभी नहीं छूटता, ऋजुमति मना पर्याय ज्ञान एक बार होकर छूट भी सकता है, ठीक है। चलो आगे की चर्चा अपन कल करें।